क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसका हम आज सारे चीज़ पढ़ेंगे जो जो भी इस चैप्टर में है। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में जो क्या क्या पढ़ना है, जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमको देखो, एक तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर यहाँ पे कई केमिकल रिएक्शन आएगी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऐसी कई रिएक्शंस होगी, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, और अपने जो है रेंसिडिटी, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और देखो क्या क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है। तो सीधा इसको ना ऐसा समझो बिल्कुल, क्योंकि जो साइंस है वो समझने की चीज़ है ना, रट्टे मारने की या फिर ऐसे याद करने वाली चीज़ नहीं है। साइंस को समझो। साइंस क्या बोल रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। आपने कई बार वर्ड सुने होंगे, रिएक्शन रिएक्शन, है ना। कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोई कीड़ा खा गया तो बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इस पर वो लोहा फेल है, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना, रिएक्ट कर जाएगा, जहर फैल जाएगा, इस प्रकार। तो देखो रिएक्शन हर जगह होती है, जहाँ पे दो केमिकल मिल जाते हैं वहाँ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूँ ना, जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, तो वो भी एक रिएक्शन ही तो हुई है कि दूध था, दूध से दही बन गई, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे ये दूध है, ये केमिकल नहीं है लेकिन एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है। और जो है इसमें जैसे ही हमने थोड़ा सा मतलब कि दूध में अपन क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा दूध में मान लो थोड़ा सा छाछ मिला दी, या थोड़ा सा छाछ मिला दी, फिर बाद में उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, और फिर सुबह जो हम देखते हैं उसमें तो दही मिलता है अपन को। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो गया, जब भी दो केमिकल मिलते हैं, है ना, दो सब्सटेंस मिलते हैं और उससे एक नया सब्सटेंस बन जाए, है ना, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसमें, ठीक है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ऐसा सब्सटेंस जिसकी नई प्रॉपर्टीज हो, नई विशेषता हो, है ना, आर फॉर्म्ड, बनता है, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस मिलता है हमको जो बनने के बाद में जिसकी कई प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे देखो दूध की प्रॉपर्टीज़ कई अलग होती है, और जब इससे दही बनता है तो दही जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है ना। तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है आप समझ चुके होंगे, है ना। अब देखो केमिकल रिएक्शन में ना चीज़ें होती है, क्या होती हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, है ना, जो भी हिस्सा लेते हैं, वो सारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे जैसे यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई, दूध से दही बनना, तो इसमें दही बनाने के लिए किस किस ने हिस्सा लिया, किस किस ने भाग लिया, तो दूध ने उसमें भाग लिया। तो दूध यहाँ पे क्या हो गया, दूध यहाँ रिएक्टेंट है। ठीक है, कि दूध से दही बना, तो दूध यहाँ रिएक्टेंट है। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट का काम कौन करेगा, मतलब जो सब्सटेंस बन गया है ना, केमिकल रिएक्शन के बाद में जो हमको सब्सटेंस मिलता है, जो भी चीज़ मिलती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। यानी कि जैसे दही, दही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दूध है रिएक्टेंट जिसने भाग लिया, और इसकी मदद से जो दही बना वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि दूध से दही बनना, है ना, दो केमिकल का मिलन होने से एक प्रोडक्ट का बनना, तो इसी को कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो ये थी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब देखो केमिकल रिएक्शन के और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होता है, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं, उनमें भी जो है क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब उस पर रस्टिंग यानी कि जंग लगना, जैसे लोहे पे कभी जंग लग जाती है तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको जब जलाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन मतलब तो आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है। अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है ना, यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शन में ना चेंज इन स्टेट चेंज हो जाती है कभी कभी, है ना। जैसे देखो दूध था लिक्विड, है ना। स्टेट मतलब क्या होती है, तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इसके अलावा एक एक्यू भी आती है, एक्यू यानी कि जो भी सोल्यूबल होते हैं ना उनको एक्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे देखो दूध पहले किस में था, लिक्विड फॉर्म में था, और फिर जैसे ये दही बन गया,
तो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ही है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो इसको तो नहीं बोलेंगे हम स्टेट चेंज, क्योंकि यहाँ पे भी अभी लिक्विड फॉर्म में ही है। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो कि पहले लिक्विड में होती है और बनने के बाद में या तो सॉलिड बन जाती है या फिर गैस बन जाती है ना, तो उन उसको बोलेंगे कि स्टेट चेंज हुई है। तो चेंज स्टेट में चेंज होता है, एक तो उनकी एक कलर में चेंज होता है, ठीक है, कलर में भी चेंज आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले कोई चीज़ होती है फिर वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो कलर में भी चेंज होता है, ठीक है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि उसके जो तापमान है उसमें भी चेंज हो जाता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और उसमें से गैस भी निकलती है ना, जब रिएक्शन होती है तो कभी कभी रिएक्शंस में से गैस भी निकल जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब हम देखते हैं, जैसे देखो केमिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे देखो मैंने बोला कि दूध से दही बन गया तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना, तो ये तो मैंने बोला। अब इसको लिखना है ना, इस चीज़ को लिखना, कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने दूध का दही बोला, वो चीज़ अब देखो जिंक है, यहाँ पे जिंक एक चीज़ है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये दो केमिकल है, ये जैसे आपस में मिले, मिलने को दिखाएंगे अपन प्लस के साइन से। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिले तो बना, ये जो एरो है वो दिखा रहा है कि बना क्या क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से निकल गई, मतलब गैस भी निकल गई, ठीक है। तो ये चीज़ को अपन ने बोला, उस तरह से अपन ने लिख दिया, ठीक है। और वही कि ये जो साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं, और इनसे जो बन रहा है ये प्रोडक्ट, ये जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, है ना। अब देखो, अब अपन इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिख सकते कि भाई जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको देखो अपन सिंबल के फॉर्म में उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनमें अपन शो कर दें। जैसे देखो जिंक है, जिंक को अपन क्या लिख सकते हैं, जेडन। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को अपन क्या लिख सकते हैं, ZnSO4। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन क्या लिख सकते हैं, H2। तो देखो इन चीज़ों को, जो केमिकल्स है उनको उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूला के तौर पे अगर हम लिख दें, है ना, सिंबल्स या फॉर्मूले के तौर पे जो हम लिखते हैं, इसी को बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। एक तो है कि अपन ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि भाई दूध से दही बन रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन बता रहे हैं, और उसी चीज़ को अगर अपन कॉपी में लिख के दिखा दे, है ना, लिख के दिखा दे कि भाई जिंक है, जेडन, वो भी उनके सिंबल्स के तौर पे है, ठीक है। जैसे जिंक है यानी कि जेडन, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ में जैसे ही रिएक्ट करा तो बन गया, क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो इस चीज़ को अपन ने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया, तो ये सिंबल्स के फॉर्म में लिखने पे ही क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्वेशन हो जाती है फिर ये। अब ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। और मैंने बता दिया ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो ये राइट हैंड साइड वाले होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से जो मिलता है अपन को अगली चीज़, वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में भी समझ गए और केमिकल रिएक्शन के बारे में भी समझ गए, है ना। तो केमिकल इक्वेशन मतलब कुछ भी नहीं है, केमिकल रिएक्शंस को ही, जो केमिकल रिएक्शन है उसी को उसके सिंबल्स या फॉर्मूले के तौर पे अगर हम लिख दे तो उसी को बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ओके। अब देखो आगे, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन की मतलब जैसे डेफिनेशन देंगे तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, कि जो केमिकल रिएक्शन है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के तौर पे। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंबल्स होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, देखो एक तो सिंबल्स, सिंबल्स, है ना, ये ध्यान रखना है, एक तो सिंबल्स यूज़ होते हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूलाज, उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और वो भी किन किन के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो जो भी फॉर्मूला या सिंबल्स है वो यूज़ होते हैं। और विद मेंशन फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट को भी मतलब हम मेंशन कर देते हैं कि भाई लिक्विड है या सॉलिड है या फिर गैस है, उसको भी हम शो कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस इसको समझो, अभी क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो चीज़ें अभी अपन देखेंगे, ठीक है। ये बस चीज़ समझने वाली चीज़ है, और साइंस जो है वो समझने का ही सब्जेक्ट है, रटने का या फिर याद करने का नहीं है, उसको समझो, ठीक है। देखो द नेसेसरी कंडीशन सच टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटन एंड एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लिया इन्होंने, मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि जैसे हम मैग्नीशियम को अपन बर्न करते हैं एयर में, है ना, जैसे हवा में अपन उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये तो बोला अपन ने, ये जो चीज़ बोली ना, ये चीज़ तो कहलाएगी केमिकल रिएक्शन,
ये चीज़ तो क्या कहलाएगी कि भाई मैग्नीशियम की एक रिबन है, उसको जब अपन ने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसके सिंबल्स के तौर पे शो कर दूंगा तो वो कहलाएगी मेरी केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक है, और इसको हवा में, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया, मतलब ये जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिल गए, है ना, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बन गया, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बन गया। तो ये चीज़ होगी केमिकल इक्वेशन। तो बिल्कुल अब आपके समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो केमिकल इक्वेशन तो आप समझ गए, अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने का बस सीधा सीधा रीजन है, उनका जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वो, क्योंकि जो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होती है उसको फॉलो करती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है जो भी इक्वेशन होती है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो देखो सीधा सीधा होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर उसका जो मैटर है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनता है और नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ना वो ख़त्म होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई जो मैटर है, कुछ भी चीज़ हो उसके अंदर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और ना ही उसके अंदर बनता है, ठीक है। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की। आप यहाँ पे समझो कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। यहाँ Mg कितने हैं, 2, यहाँ Mg कितने हैं, 2, तो यहाँ पे Mg क्या है, बैलेंस है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो मतलब इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इधर भी Mg 2 है, इधर भी Mg 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो इट्स मीन ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस इक्वेशन है ना। ऐसे ही हमको हर एक इक्वेशन देते हैं अपने एग्जाम में और उसको बैलेंस करने को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड होता है एक, वो उस मेथड को यूज़ करते हैं। वैसे और भी एक मेथड है, मैं आपको उसको सिखाऊंगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी चीज़ है वो, है ना। और इस मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीडियो में अपन है ना चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, कि जो भी इस चैप्टर में डेफिनेशंस है, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ पढ़ लेंगे, है ना। और जो फॉर्मूला जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो अपन एक अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो क्या है कि बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपन एक अगली वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। और वहाँ पे अपन कई सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक है। मतलब अपन पूरी तरह से इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस सिखाने के लिए एक इक्वेशन का हम बैलेंस करेंगे। जैसे हमको एक इक्वेशन दे रखी है Fe + H2O और एरो दे रखा, फिर Fe3O4 + H2, इसमें ये बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब अगर बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। यानी यहाँ देखो रिएक्टेंट में Fe कितने हैं, 1 है, और यहाँ प्रोडक्ट में Fe कितने हैं, 3 है, Fe3 3 है। तो देखो ये अनबैलेंस होगी यहाँ पे। और भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे, जैसे देखो H2 यहाँ मतलब जो है हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो इसको अपन को बैलेंस करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अपन को दी हुई है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखो बैलेंस कैसे करेंगे देखना। काउंट द नंबर्स ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ पहले तो देखो कि नंबर काउंट कर लो कि भाई इधर Fe देखो 1 है, इधर Fe3 है, इधर H जो है वो 2 है, इधर H 2 है, इधर O 1 है, इधर O 4 है, ऐसे है ना। ऐसे काउंट कर लो पहले और फिर क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो। लेकिन अपन ये बॉक्स की भेजामारी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिखाने के लिए, बिल्कुल बेसिक से सिखाने के लिए ये चीज़ लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, बॉक्स में 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे अपन एलिमेंट्स लिखेंगे उसके अंदर। अपन ने इस इक्वेशन में क्या क्या एलिमेंट्स है, एक Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इनके अलावा और कोई चीज़ दिख रही है आपको, और कोई भी नहीं है ना। तो एक तो लिख देंगे अपन Fe को, फिर लिख देंगे H को, फिर लिख देंगे O को। ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए। फिर नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, तो जो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है उनकी नंबर्स लिख देंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1 है, तो इधर लिख दिया 1, ठीक है। ऐसे ही देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट साइड में जैसे देखो ये तो अपने को काम कर रहा है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ अपन ने 2 लिख दिए। फिर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1,
तो यहाँ अपन ने यहाँ अपन क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की जगह 1 लिख देंगे। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में जो नंबर्स हैं तो उसमें देखना है Fe कितने हैं, तो Fe कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, तो 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये सारे जो है उनके नंबर्स हम यहाँ लिख देंगे। ओके, पहला स्टेप हो गया ये वाला, है ना। पहले स्टेप में पहले तो काउंटिंग करनी है, फिर दूसरे स्टेप में बॉक्स बनाना है और उसको लिख देना है। अब तीसरे स्टेप में देखो क्या करना है, अब हमको है ना किसी भी प्रोडक्ट या इसको ना चेंज करे बिना, किसी को भी अपन को छेड़ना नहीं है कि भाई Fe को मैं छेड़ के इधर रख दूँ या उधर रख दूँ, सबको ऐसे ही रखना है। बस करना क्या है देखो मैं बताता हूँ आप। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। और अपन को Fe को बैलेंस करना है एक तो, और एक जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ना ये देख लो कि जो यहाँ पे Fe में कितना गैप हो रहा है। Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ 3 है, तो मतलब कितने का गैप है इन दोनों में, 2 का गैप है ना। मतलब 2 का गैप है इन दोनों में, ठीक है, 2 का गैप है। और इनमें देखो तो इनमें कितने का गैप है, इनमें 3 का गैप है ना, इनमें 3 का गैप है ऑक्सीजन में। अब देखो इक्वलाइज, अब इनको सेम सेम करना है अपन को, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। इधर देखो, इधर 1 है, इधर 3 है। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पास ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अपन क्या कर देंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब Fe कितने हो गए, इधर 3 हो गए, और उधर Fe कितने हो गए, 3 हो गए। तो मतलब Fe बैलेंस हो गए, ठीक है। फिर अब देखो, अब Fe बैलेंस हो गए, फिर जैसे देखो यहाँ पे Fe की जगह 3 लिख दिया, और वैसे ही अब इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है 4 प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 1। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके अब दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पे बात ये हो गई कि जैसे देखो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही अपन, जैसे देखो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को अपन बिल्कुल तरीके से बैलेंस करना सीखते हैं, प्लस H2O, फिर दे रखा अपन को Fe3O4 और प्लस H2, ठीक है। तो देखो बिल्कुल तरीके से देखना, इधर Fe कितना है, 1 है, उधर Fe 3 है, वो सारी चीज़ अपन कर चुके हैं। तो अब सीधा देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। अब देखो Fe इधर 3 है और इधर 1 था, तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 3 है Fe, इधर 1 ही है, तो अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर 3 लिख दिया। Fe बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है पहले से। अब O को देखो, O इधर 4 है, O इधर 1 ही है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। O को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो O इधर 4 हो गया, O उधर भी 4 हो गया। लेकिन अगर देखो तो हाइड्रोजन अब इधर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, तो देखो 2 तो पहले ही थे वो, और 4 और आ गया, तो मतलब 4 2 जा 8 हो गए। अब हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और इधर 8 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, उधर 8 बनाने क्या करेंगे, 2 तो है ही है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी, और इस तरह से अपन को बैलेंस करना होगा। ऐसे ही अपन कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको एक कुछ चीज़ भी बताऊंगा जिससे कि आप फटाफट कर सकते हो ये चीज़ों को, ठीक है। और इस तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन को जो है बैलेंस कर देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उनकी फिजिकल स्टेट लिख दो। यानी कि जैसे देखो Fe यानी आयरन, आयरन यानी क्या होता है, सॉलिड, तो उसके साथ में S लिख दिया। H2O होता है पानी, पानी जो होता है वो क्या होता है, पानी जो है यहाँ पे लिक्विड होता है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो L आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो Fe3O4, Fe3O4 जो है फेरस ऑक्साइड, तो जो है ये सॉलिड होता है, और जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस है तो वो उड़ जाएगी, और इसके साथ G लिख दिया, तो सबके साथ अपनी फिजिकल स्टेट लिख दी, ठीक है। तो सॉलिड है अगर कोई चीज़ तो उसके साथ S लिख देंगे, लिक्विड अगर कोई स्टेट तो उसके साथ L लिख देंगे, गैसियस स्टेट है तो G लिख देंगे, और एक्वास स्टेट है, एक्वास स्टेट मतलब कि मतलब वो पानी में सोल्यूबल है क्या, कोई चीज़ अगर पानी में सोल्यूबल है ना तो उसको अपन AQ लिख देंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी AQ दिख जाए मतलब वो पानी में सोल्यूबल है वो चीज़, ठीक है। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और देखो और क्या लिख सकते हैं, राइट नेसेसरी कंडीशन और टेम्परेचर। हम देखो टेम्परेचर भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, अभी टेम्परेचर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। प्रेशर भी शो कर सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई हमने इतना प्रेशर लगाया, इतना टेम्परेचर लगाया। कैटेलिस्ट लिख सकते हैं, कैटेलिस्ट होता है इस रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक चीज़ आती है, वो आपको भी बाद में बताएंगे। ऑन एरो अबाउट दी बिलो, एरो अबाउ और बिलो, जो एरो के ऊपर और नीचे हम लिख सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखो अब हमको पढ़ना है जो मेन रिएक्शंस वाला पार्ट है, अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत मज़ेदार पार्ट, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, इधर कौन होते हैं, रिएक्टेंट, तो दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच, ऐसे रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं फॉर्म बनाने के लिए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए कंबाइन होते हैं। ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखो कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे देखो सी है, सी में O2 मिला दिया तो क्या बन गया, CO2। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको बर्निंग ऑफ कोल बोलते हैं। तो देखो वहाँ पे जब आपके पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बर्निंग ऑफ कोल, ये रिएक्शन दे देंगे, वहाँ पूछेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब और भी रिएक्शंस आएगी, उनकी 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर आपको क्योंकि पता है कि C और O2 इसमें जुड़ रहे हैं और CO2 बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ आपको टिक करना होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वही है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तब बनता है H2O। तो देखो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी देखो एक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का जो है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें वाटर की रिएक्शन कराते हैं, मतलब वाटर को मिलाते हैं इसमें, ठीक है, तब बनता है इसमें सिंगल प्रोडक्ट CaOH2, सिलेक्ट लाइम। क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम। ये आपको ना देखो जब भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछेगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और साथ में कोई भी एक एग्जांपल लिखना है। ठीक है, एग्जांपल जरूर लिखना है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे ही आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो सीधा सीधा है हीट का निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो हीट का निकलना। इसमें जो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड निकलती है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है कि जब जैसे ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, ये दोनों आपस में मिले C और O2 तो एक प्रोडक्ट बन गया और उसके साथ में ना कुछ हीट भी निकलती है। ठीक है, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, और गैस जो है वो निकल रही है, और गैस निकल रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इनमें हीट निकलती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकले। अब ऐसे ही और देखो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे देखो CH4 यानी मीथेन की जब रिएक्शन कराएंगे अपन O2 से, ठीक है, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तब क्या होता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एक तो, क्योंकि यहाँ पे C है और एक O2 है तो CO2 बन गया, और H2 तो और O तो H2O पानी बन जाएगा और ये गैस के फॉर्म में बनता है, और फिर इसमें कुछ हीट निकलती है, तो हीट निकल रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ठीक है, इन ऑल्सो एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो रेस्पिरेशन होता है जो सांस लेते हैं वो भी तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें भी तो हीट अपन बाहर ही निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो सेकंड रिएक्शन देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बात है, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना और कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर, ब्रेक होकर, ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर, ब्रेक होकर दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें अ कंपाउंड स्प्लिट, एक कंपाउंड स्प्लिट हो गए टूट कर इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे। तो आप बताओ कि अगर किसी भी चीज़ को तोड़ना हो तो अपन कैसे कैसे तोड़ सकते हैं उन चीज़ों को,
किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना हो तो अपन कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो अपने पास 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने के। वो 3 तरीके कौन से होते हैं? एक तो होता है अपन उसको हीट दे के तोड़ सकते हैं, यानी उसको हीट देते जाओ, ऊष्मा देते जाओ, उसको तोड़ सकते हैं, है ना? और ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसको अपन हीट दे के तोड़ दें, है ना? वो ऐसी रिएक्शन कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरियड आउट बाय हीटिंग। जब कोई डिकम्पोजिशन होता है कैरियड आउट बाय हीटिंग, अगर कोई हीटिंग से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है, तो उसको बोलेंगे अपन थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो जैसे FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट। जब इसको हीट देते हैं तो देखो ये हीट, ये टेम्परेचर अपन इस एरो के ऊपर लिखेंगे, यही कहलाएगा कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट कहलाएगा। जब फेरस सल्फेट है, इसको अपन ने हीट दी तो ये टूट गया Fe2O3 और SO2 और SO3 में। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना दिया इसने। तो फेरस सल्फेट को जब अपन हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और यहाँ पे देखो कलर में भी चेंज होता है। इसमें ये जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ही रिएक्शन खत्म होती है, प्रोडक्ट बनता है, तो ये रेड ब्राउन कलर का बन जाता है। तो देखो कलर भी चेंज हो रहा है ना। फिर देखो CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन को जब अपन हीट देते हैं तो वो टूट जाता है CaO यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये भी क्या हो गया, हीट देती टूट गया। ऐसे ही देखो PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, जब उसको हीट देते हैं तो वो भी टूट जाता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो देखो आपको सीधा सीधा बता देता हूँ मैं, कोई भी जो से रिएक्शन पूछा तो उसमें डेफिनेशन लिख दो और कोई एक एग्जांपल लिख दो। ठीक है, और ये एग्जांपल तो आपको सारे ध्यान रखने हैं इस प्रकार के। आपको जैसे ये रिएक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि भाई इसमें कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल हो रहा है कि आगे जाके अपन और भी पढ़ेंगे तो वो हो रहा है, कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो आपको मतलब सब तरह से ध्यान रखना है। अब सेकंड तरीका बताता हूँ कि दूसरी तरीके से आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हो। तो कैसे तोड़ सकते हो? एक तो हीट देकर तोड़ सकते हो, और दूसरा होता है किसी को भी अपन इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी देकर भी तो तोड़ सकते हैं अपन किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे देखो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और जो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने वाला जो डिकम्पोजिशन होता है इसको बोलता है अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी को अपन इलेक्ट्रिसिटी दे और वो टूट जाए, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और ये वाला देखो, ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये डायग्राम भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो ये एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या कर दिया अपन ने, दो नोड लगा दिए। ठीक है, और दो नोड के साथ में तार कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से, एक बैटरी है और दो नोड लगा दिए। अब जैसे ही अपन इसमें से मतलब कि स्विच, यहाँ पर स्विच लग रखा है, स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट पास होएगी और करंट पास होएगी तो यहाँ पे क्या होएगा, ये हीटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, पानी टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे से बबल्स जो है ना वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो बबल के फॉर्म में निकलती है और पॉप के साउंड के साथ में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पर आपको बता दूँ जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जैसे जो कोई भी तार होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको अपन बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसको बोलते हैं अपन कैथोड। ये ध्यान रखना, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर देखो जैसे अब इसको अपन कैसे दिखाएंगे कि वाटर है। ठीक है, वाटर है, जब उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पास करी तो H2 और O2 में टूट गया, है ना, H2 और O2 में टूट गया। तो ये रिएक्शन के तौर पर अपन ने इसको शो करके दिखा दिया। तो इस प्रकार का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और एक तीसरा तरीका कि अपन किसी भी चीज़ को कैसे तोड़ सकते हैं, तो अपन तोड़ सकते हैं उसको सनलाइट दे के तोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। सनलाइट, जैसे देख लो बर्फ़ को रख दो धूप में तो वो थोड़ी देर बाद में पिघल जाएगा पानी में, तो टूट ही है ना। तो सनलाइट देके भी अपन किसी को तोड़ सकते हैं। और इस प्रकार का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको अपन बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब भी कोई डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो ऐसे जो डिकम्पोजिशन होता है उसको अपन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब सीधा सीधा हो गया टूटना, कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से अधिक जो है प्रोडक्ट में टूट जाता है। फिर तीन तरीके से अपन तोड़ सकते हैं, तो इसके तीन टाइप हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट से तोड़ना। तो ये तीन तरीके हो गए। अब देखेंगे हम आगे की रिएक्शन। और देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक के एक बार सनलाइट के देख लो एग्जाम्पल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे देखो HgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, HgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब देखो सन लाइट में रखते हैं तो ये जो Ag और Cl2 में तोड़ देते हैं, ठीक है, Ag और Cl2 में टूट जाता है। ऐसी AgBr है, इसको जब अपन सनलाइट में रखते हैं, मतलब जैसे इस पर सनलाइट गिरती है तो ये Ag और Br में टूट जाता है। अब देखो इसका बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे और एक्सपोजर टू सनलाइट। कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है ना, वो ग्रे कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। और अबाव रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और ये जो रिएक्शन है, ये जो AgCl और ये AgBr वाली, इनका यूज़ कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है कि इस रिएक्शन का कहाँ यूज़ करते हैं? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं। अब देखो जैसा अपन ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी, ऐसी आ गई यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो हीट लेती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन हीट देते हैं उसको, है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन हीट देते हैं तो वो कहलाती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और इंडोथर्मिक में हीट लेते हैं। और अगर आपको मैं चीज़ बता दूँ तो ये जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी इंडोथर्मिक होती हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए अपन उसको कुछ देंगे, और वो क्या देंगे? अपन उसको एनर्जी तो देंगे, है ना, हीट के तौर पे या इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे या सनलाइट के तौर पे अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं, कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो मतलब वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधा सीधा हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज़ का मतलब हटा के दूसरी जगह को प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर अपन को एक इक्वेशन तरीके Fe प्लस CuSO4 और इज इक्वल टू बन रहा है FeSO4 और Cu। तो देखो यहाँ रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ Fe है और यहाँ Cu है। लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ देखो तो ये SO4 के साथ में Fe बैठ गया और Cu जो है वो अलग हो गया। कैसे हुआ ये चीज़? तो देखो यहाँ पे जो Fe है ना वो बहुत पावरफुल है, एक बहुत पावरफुल है एक, है ना, और जो Cu है ना वो Fe से थोड़ा सा वीक है। तो ये क्या करता है, जो पावरफुल होता है ना, इस वीक को धक्का देता है, यहाँ से हटा देता है और फिर ये यहाँ बैठ जाता है और Cu फिर अलग चल जाता है, मतलब साइड में हो जाता है। तो जो आपको कैसे पता चलेगा कौन पावरफुल और कौन वीक है? तो उसके लिए ये टेबल आप ध्यान रखो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बोला Fe और Cu में देखना है, तो देखो Fe कहाँ है अपने, Fe इसमें ये रहा, और Cu कहाँ है, ये रहा Cu, ठीक है। तो Fe जो है वो ऊपर है ना, मतलब पावरफुल है, और Cu जो नीचे है ना, मतलब वीक है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो है वो बहुत पावरफुल है और जो नीचे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये जो पावरफुल है वो वीक को मतलब हटा दिया, ठीक है, तो डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो कि मोर रिएक्टिव होता है, बहुत पावरफुल होता है, डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधा सीधा है। अब यहाँ पर देख लो एक रिएक्शन और तरीके कि Zn है, CuSO4 है, ZnSO4 और Cu। तो देखो यहाँ पर जिंक है ना और Cu देखना है, तो Cu जो है ये रहा, तो जिंक ऊपर है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है और Cu नीचे मतलब कि लेस रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा, ठीक है। तो यही होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। देखो जैसे यहाँ देखो Na2SO4 है, यहाँ BaCl2 है, फिर यहाँ देखो SO4 के साथ यहाँ NO2 था ना, यहाँ SO4 के साथ में क्या आ गया, Ba आ गया। यहाँ Cl के साथ में कौन था, Ba था ना, यहाँ Cl के साथ में कौन आ गया, Na आ गया। तो यहाँ पे देखो एक्सचेंज हुआ है कि जो Na इसके साथ था वो NaCl के साथ चल गया और Ba जो इसके साथ था वो SO4 के साथ चल गया। तो यहाँ आपस में एक्सचेंज हो गया, है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। और ये म्यूचुअल एक्सचेंज होने के कारण ही ये जो रिएक्शन है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और दो दो का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर आपको वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे K और I, KI है ना, K और I एक है, यहाँ PbNa3O2 है। देखो यहाँ PB के साथ में चल गया I
और NO3 जो है वो K के साथ में चल गया, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। फिर यहाँ देखो KBr है, यहाँ BaI2 है, तो सीधा सीधा K जो है वो I के साथ चल जाएगा और B जो है वो Br के साथ चल जाएगा, तो मतलब ये BaBr2 बन गया और इस प्रकार ये एक्सचेंज हो गया, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए। ओके सॉरी। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सीधा सीधा बताता हूँ। ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें आ रहा ऑक्सी, तो मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी ना, बस ये याद कर लो, आप समझ जाओगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, अगर ये दो प्रोसेस होते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रही है, तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रही है ना, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रही है, तो इट्स मीन वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन, तो यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है या फिर ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है या फिर ऑक्सीजन निकल रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखो, देखो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, मतलब ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो अपन वही बोलेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन निकल रही है तो भी हम बोलेंगे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखो सी है, सी में ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, या जुड़ रही है ना, तो जुड़ने के बाद में क्या बन गया, CO2, तो मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, जुड़ रही है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऐसे देखो रिडक्शन, रिडक्शन का क्या होता है, सीधा सीधा हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, है ना। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है और वहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है, वहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, जस्ट उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पे बस ऐसी रिएक्शन ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बता दूँ, देखो जैसे एक रिएक्शन है CuOH2, Cu और H2O, तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन जैसे दे रखी है, आपको ऐसी रिएक्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि जैसे ये आपको ये वाला चीज़ जो है ना, ये ऑक्सीडेशन है, इसको हटा देंगे, या फिर इसकी जगह XY करके लिख देंगे कि जो भाई ये X है, और रिडक्शन की जगह लिख देंगे Y है। अब बताओ ये X और Y क्या है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ कॉपर है, कॉपर के साथ में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, और इधर देखो कॉपर के साथ में यहाँ ऑक्सीजन ने क्या नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकली है, और ऑक्सीजन निकली है मीन्स यहाँ रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। अब यहाँ देखो यहाँ H2 है और यहाँ H2 के साथ O आ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, है ना। यहाँ तो सिर्फ H2 है और यहाँ H2 के साथ O आ गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ जुड़ी है, और ऑक्सीजन जुड़ी है मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है, ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स, ठीक है। मतलब रिडक्शन का ले लो RED, रेड, और ऑक्सीडेशन का ले लो ऑक्स, तो रेडॉक्स, इन दोनों को मिला के रेडॉक्स वर्ड बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अपन डेली लाइफ के कुछ इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक तो कोरोजन है, कोरोजन यानी कि जंग लगना, ठीक है, जंग लगना यानी कि जैसे ही अपन कोई लोहा या फिर किसी को हवा में छोड़ दे तो उस पर पानी पड़ता है, ऑक्सीजन यानी हवा पड़ती है, हवा यानी ऑक्सीजन पड़ती है, तो उस पर जंग लग जाती है। तो ये मतलब कि डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है कोरोजिन, इसको बोलते हैं कोरोजिन। व्हेन अ मेटल इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर, है ना, जब एक मेटल है उस पर जब मॉइस्चर यानी कि नमी, एयर यानी हवा, हवा यानी कि ऑक्सीजन, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विथ which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। और जब भी उस पर एक लेयर चढ़ जाती इस सभी चीज़ों की, तो वो थोड़ी सी एक परत चढ़ जाती है, उस परत को अपन क्या बोलते हैं कि इसमें मतलब कि जंग लग गई है, कि वो परत मेटल पे कोरोडेड हो गया वो। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग, है ना, ये जो काला पड़ जाता है ना, उस पर जंग लग जाती है, वो काला पड़ जाता है। और सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजिन। और ये सारे जो कॉपर हो गए, जितने भी मेटल्स होते हैं उन पे मतलब जंग लग जाती है जब उनको खुले में छोड़ते हैं, ठीक है। कोरोजिन कैन बी प्रिवेंटेड, कोरोजिन को अपन हटा भी सकते हैं। तो देखो कोरोजिन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजिन से बचा कैसे जा सकता है। एक तो उसका कर दो गैल्वेनाइजेशन, है ना, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, यानी उस पर प्लेटिंग कर दो, है ना, परत चढ़ा दो, या बाई
पुटिंग पेंट्स, या उन पे कलर कर दो, सीधा सीधा पेंट कर दो उन पे, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पेंट करने से जो है कोरोजन से बचा जा सकता है। अब देखो रेंसिडिटी देख लो, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेंसिडिटी देखो, रेंसिडिटी मतलब सीधा सीधा है गंध में चेंज होना, यानी कि खुशबू में चेंज होना, ठीक है, खुशबू में चेंज होना। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज़ नोन एज रेंसिडिटी। देखो जब भी कोई खाने पीने की चीज़ों को तुम जब खुला छोड़ देते हो और थोड़ी देर बाद में आके जब तुम देखते हो, जैसे चिप्स है, चिप्स का पैकेट तुमने खाली छोड़ दिया, है ना, बारिश के मौसम की बात कर रहा हूँ, जैसे तुमने खाली छोड़ दिया, फिर बाद में वो उसमें वो मतलब थोड़े से मतलब नमीदार हो जाते हैं, या मतलब खाते हैं तो स्वाद चेंज हो जाता है। तो ये जो स्वाद का चेंज होना, ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेंसिडिटी, इनकी गंध में चेंज होना, है ना, उनकी खुशबू, उनको स्वाद में चेंज होना, सीधा सीधा उनको स्वाद में चेंज होना। इट लीड्स टू बैड स्मेल, फिर उनमें से क्या बुरी सी बदबू निकलती है, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, और खाने में भी जो है बुरा सा लगता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये भी मतलब एक ऑक्सीडेशन का रियल लाइफ मतलब एग्जाम्पल है। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि खाने को अपन जब खुला छोड़ देते हैं तब ऐसी होती है, तो अपन खाने को खुला ही नहीं छोड़ेंगे, है ना, खाने को खुला ही नहीं छोड़ेंगे, या फिर ऐसी कोई चीज़ मिला देंगे जो एंटीऑक्सीडेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों को अपन उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन से अगर रेंसिडिटी होती है तो अपन ऐसे मटेरियल उसमें डाल देंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट हो, और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और ऐसे कंटेनर में रख देंगे जो कि एयर टाइट हो, मतलब कि पूरा पैक हो, पैक उसमें रख दो तो खुला नहीं रहेगा, खुला नहीं रहेगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी, सीधा सीधा है। या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, और जैसा आप अगर देखते हो तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो फूले फूले रहते हैं, भले उसमें चिप्स तो एक दो ही रहती है, मतलब थोड़ी सी रहती है, और वो फूले फूले रहते हैं, तो उसमें ना नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। और वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वो जो है एयर से मतलब रिप्लेस हो जाती है, और वो फूली फूली भी रहती है, और इस प्रकार वो जो चिप्स होती है ना वो सालों साल तक सही रहती है ना, उनकी कोई गंध वंध में कोई चेंज नहीं होता है ना, सही रहती है। और एक रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दो, यानी कि खुला मत छोड़ो, सीधा सीधा है। तो रेंसिडिटी से बचना है तो खुला मत छोड़ो, कोरोजन से बचना है तो पेंट कर दो। और ये इस प्रकार हो गया आपका ये चैप्टर। और अब इसी प्रकार हमको है ना कई क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो क्वेश्चंस अपन देखेंगे अगली वीडियो में। जैसे हमको कई सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कई क्वेश्चंस करने हैं ऐसे, तो वो क्वेश्चंस अपन करेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए कि मतलब कि इस चैप्टर की वीडियो डाल दो, या फिर ये टॉपिक्स पढ़ा दो, ये टॉपिक्स नहीं आता, तो वो कमेंट करके बताओ, तो मेरे को पता चले कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है आपको, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।